गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स है ये एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स में आपने एस्ट्रोलॉजी कैसे समझनी है और कैसे सीखनी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको, मैंने अभी किसी को म्यूट नहीं किया, अगर शोर आता है तो मुझे अननेसेसरी सबको म्यूट करना है, ठीक है। अब आप समझिए, सबसे पहला पॉइंट आता है राशि। राशि का मतलब होता है फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल्स। अंग्रेजी में बोला है मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर हिंदी में बोलूंगा। फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल, अर्थात राशि को भगवान श्री विष्णु के अंग का सम्मान प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु के जो अंग हैं वो सारी राशियां हैं। राशियों के बिना कछु नहीं है, ठीक है। जब तक आपको राशि समझ नहीं आएगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। 12 राशियां होती हैं हमारी, क्लियर। हर ग्रह को 2 राशियां मिलती हैं, केवल और केवल चंद्रमा को और सूर्य को 1 राशि मिलती है। कोई पूछे जी 1 राशि इनको क्यों मिली, 2 क्यों नहीं मिली? भैया राजा एक ही होता है, रानी एक ही होती है। हर, जैसे मंगल है मेष का, इसकी 2 राशि हैं, एक ये राशि है और एक ये राशि है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, जैसे बड़े साधारण भाषा में समझें, आपके पास 2 मकान हैं, एक में आप दिल्ली में रहते हैं, एक आपका नोएडा में है, पर रहते हैं आप दिल्ली में हैं। तो जो दिल्ली में रहते हैं वो आपकी मूल त्रिकोण राशि है, जिस पर आपका अधिकार है। दूसरा, ऑड नंबर की जितनी राशियां होती हैं वो मूल त्रिकोण राशियां होती हैं, सीधी बात। सिर्फ अपवाद बुध का होता है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या होती है। अब आता है, किसी और को एस्ट्रोलॉजी सीखी है कोई, मुझे मूल त्रिकोण का अर्थ बताएगा? मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि का किसी को अर्थ पता हो तो बता सकता है, मोस्ट वेलकम। आई अप्रिशिएट द पर्सन। लक्ष्मी का स्थान, लक्ष्मी जी का स्थान है। हाँ जी, लक्ष्मी जी का स्थान है। नहीं, मैं बताता हूं आपको, सीक्रेट दे रहा हूं, वो भी डेमो क्लास में। मूल त्रिकोण का अर्थ होता है जीवन का प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ। दिस इज कॉल्ड मूल त्रिकोणा साइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप देखें, किसी की भी मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह बैठा होगा तो उसके, अगर उसकी दशा आएगी तो वो जीवन को नए ढंग से, नए सिरे से शुरुआत करेगा। कंफर्म, नो डाउट, 110%। सो दिस इज कॉल्ड मूल त्रिकोण राशि। यहां तक सबको समझ में आया? शुक्र की ये राशि है एक, शुक्र की दूसरी ये राशि है। अब यहां देखिए 7 लिखा है, दिस इज अ ऑड साइन। ऑड साइन जो होता है वो बेसिकली विषम राशियां कहलाती हैं। ऑड साइन का क्या मतलब होता है? हिंदी में विषम राशियां। दूसरा क्या मैंने बताया? मूल त्रिकोण राशियां। तीसरा क्या बताया? मूल त्रिकोण का अर्थ भी तो पता होना चाहिए। मूल त्रिकोण का अर्थ होता है जीवन का प्रारंभ। मूल का अर्थ क्या होता है भाई? मूल का अर्थ होता है जड़, यानी यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द रूट। Is it clear to you? I deeply explain about of the मूल त्रिकोणा। मूल का अर्थ होता है जड़, इंग्लिश में रूट कहते हैं। जब भी मूल त्रिकोण राशि में गोचर में कोई ग्रह आता है तो कुछ ना कुछ नए सिरे से शुरुआत करा देता है। सिंपल, कोई बुद्धि नहीं लगानी, इजी वे में समझना है। दूसरा मैंने क्या सिखाया, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, ठीक है, ये मकान में वो रहता है। दूसरी राशि है मंगल की, वो है वृश्चिक। भैया ये दिल्ली के मकान में रहता है, ये नोएडा का मकान है उसका, तो जहां रहता है वहां वो ज्यादा एक्टिव है ना, तो जहां नहीं रहता वहां वो एक्टिवपन कम है। वो तो महीने में एक बार अपने मकान को देखने चला जाता है। बात क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट हो तो इजीली आगे बढ़ सकते हैं।
अब चलते हैं हम लोग राशियों पर। राशियों में क्या होता है, ध्यान से सीखिए, मैं यहीं पे लिख लेता हूं। क्या होता है कि एक होता है हमारा चर राशि। चर का अर्थ होता है मूवेबल साइन। चर का अर्थ होता है मूवेबल साइन। 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल साइन राशियां हैं। कौन कौन सी? 1, 4, 7 और 10। वो नेक्स्ट पेज पे है मेरे। मूवेबल का अर्थ होता है कोई भी राशि होती है उसी से ही लगन बनता है, उसी से ही भाव बनते हैं, समझ आए? उसी से ही योग बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी लोग क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि उनके पास राशि का बेस स्ट्रांग नहीं है। अब जैसे कोई भी राशि पूर्व दिशा से उदय होती है, तो पूर्व दिशा से जो राशि उदय होती है वो लगन बनता है। आप देखिए कुंडली आपके पास पड़ी होगी, ईस्ट काल निकाला होगा, ठीक है ना? जो राशि उदय होती है वो आपका लगन बनती है। तो ये चर राशि हुई। तो चर राशि का अर्थ होता है लगन जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे, ठीक है? और 12 राशि है तो 12 दूना 24, ठीक है? 24 हो गया कंप्लीट घंटे, ठीक है? तो चर राशि में आप दुकान खोलिए, चर राशि में आप यात्रा कीजिए, चर राशि में गाड़ी की सवारी कीजिए, चर राशि में कार ड्राइविंग सीखिए, स्कूटी सीखिए, बाइक सीखिए। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन में जब आप ये काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। अब कोई आदमी है उपाय के चक्कर में बेचारा पड़ा हुआ है। अरे भैया मान लो ये तुला राशि मूवेबल साइन है, ये मकर राशि मूवेबल साइन है। मान लो सुबह 11 बजे तुला राशि या मकर राशि आ रही है, उसका लगन आ रहा है, उस समय दुकान खोलने से बिजनेस प्लस होगा। क्योंकि चर में खोला है ना, रोज खोलनी है, स्थिर में नहीं खोलना। लोगों को पता ही नहीं बेचारों को, स्थिर में खोलते हैं फिर कहते हैं यार ग्राहक नहीं आया। तो मूवेबल राशि पिक करनी है। नाउ कमिंग अप टू द स्थिर राशि। स्थिर का मतलब होता है कौन सी राशि है हमारी स्थिर, जिसको हम फिक्स बोलते हैं, फिक्स साइन। स्थिर राशि होती है 2, 5, 8 और 11। 2 ये रही यानी वृष राशि, 5 ये रही सिंह राशि, ठीक है? तीसरा क्या है आपका? वृश्चिक राशि, ठीक है? तीसरी नेक्स्ट पेज पर है 11 नंबर, ठीक है? वो मैं ऐसे कर देता हूं। फिक्स किस लिए करते हैं? जब आपने शादी के मंडप में बैठना है तो फिक्स राशि में बैठे। रोज शादी थोड़ी करनी है भैया, शादी करनी है तो फिक्स साइन में बैठिए। गृह प्रवेश करना है फिक्स साइन में करिए। आपने मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हैं, आपका ट्रांसफर हो गया था बेंगलोर, आप रहते हो नोएडा में, तो जब आप वहां ज्वाइन करेंगे तब आप फिक्स में नहीं करेंगे, तब आप चर में करेंगे, क्योंकि आप वापस आना चाहते हैं अपने होम टाउन। लेकिन अगर पहली बार गवर्नमेंट नौकरी लग रही है या प्राइवेट लग रही है तो फिक्स साइन में ज्वाइन करेंगे, सो दैट आपकी नौकरी स्टेबल रहे। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात थी। आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी जब आप फिक्स साइन में ज्वाइन करेंगे, सीधी बात, कहीं बुद्धि लगानी नहीं हमको। तीसरा आता है, अच्छा फिक्स साइन का एक और चीज छूट गई थी मेरे से, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। स्थिर fixed sign means is what? Fixed sign means 2, 5, 8, 11. These are the fixed sign. दिवाली पर सबसे ज्यादा इसी का शोर होता है, ठीक है? दिवाली पर इसी का सबसे ज्यादा शोर होता है। जब भी आप पूजा करते हैं लक्ष्मी की तो स्थिर लगन में की जाती है, ताकि लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। फिर क्या है? हवन करना है जिससे हमारे घर से नेगेटिविटी जाए या हमारे जीवन में सफलता आए, वो भी स्थिर राशि में करना चाहिए। क्लियर ना?
कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, हमारी ड्यूल राशि। ड्यूल का मतलब होता है द्विस्वभाव। ठीक है, द्विस्वभाव राशि क्या होती है? ये 3 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है और 12 नंबर है। तो कौन सी द्विस्वभाव हुई? 3, 6, 9 और 12। जिनके स्वामी कौन कौन है? बुध है 3, 6 का, और इसका बृहस्पति देव है। ठीक है, ये कहीं पे भी यूज नहीं होती, सिर्फ एक जगह यूज होती है, वो मेरा नेक्स्ट डिफरेंट कोर्स है नमांशा का। जब किसी की शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, दोबारा शादी होगी या नहीं होगी, वो हम ड्यूल साइन से देखते हैं। ड्यूल साइन, if seventh lord sitting in the dual sign and as well as in the 7th house, if there is also a dual sign, similarly the same concept, if it in the D9, then in that case we can say there is a possibility of remarriage. Simple. तो दोबारा शादी के लिए सिर्फ ये राशि तब काम आती है, अदरवाइज ना तो इसका बिजनेस से लेना देना है, ना शादी मतलब मैरिज के समय मुहूर्त का लेना देना है, ना दुकान खोलने के समय लेना देना है। तो ये ड्यूल साइन केवल देखी जाती है मूलतः कौन सी चीज में, हमको क्या करना है शादी के बारे में। अब आते हैं हम लोग राशियां। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी है? अग्नि तत्व की राशियां होती हैं 1, 5, 9, इनका तत्व अग्नि होता है। फिर हम लोग पृथ्वी तत्व की राशियों पे आते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि क्या होती है? 2, 6 और 10। फिर आता है जल तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? 4, 8, 12। वायु तत्व की राशियां क्या होती हैं? 3, 7, 11। ये क्लास का विषय मैं फिर भी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से राशियां होती हैं, इनके गुण धर्म होते हैं। फिर सबसे आगे आता है जो क्लास की असली चीज है। कितनों को पता है शीर्षोदय राशियां क्या होती हैं? हम ये पढ़ेंगे शीर्षोदय राशियां क्या होती हैं। फिर पृष्ठोदय राशियां क्या होती हैं, इनका क्या अर्थ है। फिर आता है हमारा उभेदो राशि क्या होती है। उभेदो राशि क्या होती है, ये हो गया, ये कैटेगरी आ गई। फिर आता है धातु राशि, धातु, मूल और जीव राशि। जीव राशि मूल के अंदर जब भी आप परचेजिंग करेंगे, वो क्लास में बताऊंगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती चली जाएगी। मूल राशि में whenever you go and buy the articles related with your किराना स्पेशली आप अपना किराना खरीदते हैं तो आपको भगवान धन और देता है और आप अगले महीने अच्छे से खरीदते हैं। वो मूल राशियां होती हैं। कौन सी होती है वो क्लास में आपको अच्छे से बताया जाएगा। फिर आता है हमें स्टूडेंट्स के लिए जो कुंडली पढ़ते हैं तब ये देखते हैं कलात्मक राशि कौन सी है, यानी क्रिएटिविटी वाली कौन सी। कलात्मक का मतलब क्रिएटिविटी, कोई भी आर्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद आता है अर्ध तकनीकी राशियां कौन सी हैं। अर्ध तकनीकी राशियां, सेमी टेक्निकल। फिर आता है तकनीकी राशि, तकनीकी राशि आती है। टेक्निकल राशियां कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राशियों में आता है कि वात वाली राशि कौन सी है, ये रोग से है। ये जो राशियों की स्टडी होती है, दिस इज फॉर स्टडी, यानी एजुकेशन से जुड़े, एजुकेशन से रिलेटेड है ये, इसका मीनिंग। और ये रोग से जुड़ी होती है। रोग कैसा होगा? वात वाली राशियां, पित्त वाली राशियां, कफ वाली राशियां, त्रिदोष वाली राशियां। त्रिदोष ये रोग से संबंधित राशि है। ज्ञान पूरा होना चाहिए तभी तो कुंडली देख पाओगे। अब कोई आपसे रोग का प्रश्न कर ले तो फिर कहां से बताओगे। अब कोई आपसे पूछे जी मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 कैटेगरी, कलात्मक की, अर्ध तकनीकी और तकनीकी।
अगर आपको ये नहीं पता तो टाइम वेस्ट है। कारण क्या है कि सभी लोग भाव और ग्रह पर जाते हैं, राशि पर नहीं जाता कोई। अरे राशि तो मूल है। मैंने इतनी सुंदर बात कही, राशि क्या है? गॉड पार्टिकल्स, भगवान श्री विष्णु के अंग हैं राशियां, और कुछ नहीं है बाबा। अगर अंगों को पढ़ लोगे फिर समझ आएगा। अब ये राशियां क्या हैं? हम कुंडली में राशियां से अंग पढ़ेंगे, शरीर के अंग, शरीर के अंग, अर्थात किस अंग को कौन सी राशि मिली है। मैं लास्ट वाली बताता हूं। जैसे मीन राशि है तो इसको शरीर के पैरों का अधिकार प्राप्त है, पैरों का, इस राशि को। तो हम लोग सारे शरीर के अंग पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पर चलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे से आराम से समझते हैं। एक सेकंड, मैं जरा स्लाइड मूव कर देता हूं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ये काल पुरुष कुंडली, हाँ चलो ठीक है, काल पुरुषा से हो जाएगा, बस यहीं से मैं सारा खींच लूंगा। दिस इज कॉल्ड काल पुरुषा कुंडली। इसको तोते की तरह रटना है। सबको पता है, एक से गिनती 12 में लिखी है, कोई खास साइंस नहीं है इसमें, कोई साइंस नहीं है। हमेशा इस फोटो को ब्रेन में बिठा के रखना है। मैं सिखाऊंगा क्लास के अंदर, यहाँ तो हल्का से। ये जो हाउसेस होते हैं, बड़े ध्यान से सीखो। सब लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं, मैं रेमेडी यहीं से सिखा रहा हूं। देखो 2 रेमेडी अभी मिल रही हैं आपको बैठे बैठे। ये जो कुंडली मैं मैनुअली बनाता हूं ग्रीन पेन से, जब भी कुंडली आप ग्रीन पेन से बनाएंगे तो आप अपना बुद्ध स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सीधी बात हो गई रेमेडी बुद्ध की। ये राशियां हमारे डायमंड स्टाइल में हैं। डायमंड होता है वीनस, डायमंड का अर्थ होता है शुक्र, अर्थात वीनस। वीनस इज द कारका ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो हमारे को प्रॉस्पेरिटी मिले, जीवन में पैसा आए, तो जब हम इस शेप में रोज बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं। मेरे पास जब भी कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है, आई मेक इट ऑन अ रजिस्टर्ड इटसेल्फ। मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती जिसे मैं लिखता हूं, सो दैट मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, मेरे दिमाग में चीजें रहें। अगर मैं लैपटॉप के सहारे रहूंगा तो मुझे 2 ग्रहों की रेमेडी बेकार हो जाएगी। बुध की मेरी रेमेडी फ्री में हो रही है, क्लियर है, और शुक्र की रेमेडी मेरी फ्री में हो रही है। ये जो डायमंड होता है कुंडली का, इसको वीनस बोलते हैं। और जब आप हरे से बना रहे हैं तो ये आपके बुध की रेमेडी हो रही है, क्लियर। और ये सारे जो हैं इनको भाव बोला जाता है। ये पहला भाव है। क्या कौन सा भाव है? पहला। ये दूसरा भाव। ऐसे ये जो लिखे हुए हैं 12 भाव हैं। बात क्लियर? अब हमें हर भाव के बारे में पता होना चाहिए। पहला भाव क्या है? हल्का सा मैं थोड़ा सा बताता हूं। पहला भाव माई सेल्फ, दूसरा भाव वाणी धन का, तीसरा भाव सिबलिंग आपके छोटे भाई बहन, फोर्थ हाउस यूर मम्मा। लेकिन जब क्लास में आएंगे तो एक हाउस के मैं 20 पॉइंट बताऊंगा कम से कम, ये समझ ले। यहां नहीं बता सकता मैं। ये मम्मा है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, फिफ्थ हाउस लव अफेयर है, आपकी मंत्र सिद्धि, आपके इष्ट देवता, आपके पूर्व पुण्य। देखो 5-6 तो मैंने अभी गिना दिए। छठा हाउस आपके रोग, ऋण, शत्रु, सिर्फ इसी का लोगों को पता है। लेकिन इससे एडवांस क्या है वो मुझे क्लास में बताना है। इसमें बहुत कुछ एडवांस छुपा हुआ है। ये आज की तारीख में सबसे मेन हाउस है, बता देता हूं। और सभी लोग इसे रोग, कर्जा और शत्रु समझ के छोड़ देते हैं। यही मेन है कुंडली। 7वां आपके स्पाउस का, स्पाउस का मतलब आप पति हैं तो आपकी पत्नी का, आपकी पत्नी है तो पति का। 8वां भाव ऑल ऑफ सडन, देखो मैं एडवांस बता रहा हूं। ऑल 8वां भाव मृत्यु का कहा गया नहीं,
8th हाउस इज अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेट करता है लाइफ को, ठीक है। 8th हाउस एज अ हाउस ऑफ अकल्ट साइंस, जितनी गूढ़ विद्या है, ज्योतिष है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, दीज ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ अकल्ट साइंस, ठीक। 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर लक, आपके भाग्य का, आपके बायोलॉजिकल फादर है, ठीक है। 10th हाउस जो है वो आपका कर्म क्षेत्र है, योर कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपका क्या है, इच्छा पूर्ति, लाभ, आपके लाभ का है। 12वां घर इज अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लियर। ये हल्का सा बताना, ये भाव होते हैं। फिर क्या होता है, एक अलग होता है हमारी भाव बोधक कुंडली। ये क्या चीज है भाई भाव बोधक? भाव बोधक का अर्थ होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अमंग द सोसाइटी, अमंग द सोसाइटी। दिस इज मी, आई बोर्न, ये मेरा लगना है, मैं पैदा हुआ। तो 4th हाउस क्या है, मेरी माता है, ये मेरी भावबोधक कुंडली, मेरी माता है। तीसरा मेरा छोटा भाई है, परिवार से संबंध को देखना अच्छे से, सिर्फ एक झलक बताई जाएगी कि आपको समझ आ रहा नहीं है। भावबोधक का मतलब होता है रिलेशनशिप अमंग द सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स परिवार और उसके बाहर, कहाँ कहाँ मेरा रिलेशन है, परिवार एंड आउटसाइड द फैमिली। That I will explain in the class itself. Now coming up to the next point, भाव के अंदर ये जो भाव है, आप म्यूट कर लीजिए भाई, किसी का साउंड आ रहा है, दिक्कत आपको ही होगी रिकॉर्डिंग क्लास में जब जाएगी। तो भाव से क्या होता है, हम लोग शरीर के अंग पढ़ेंगे, शरीर के अंग। दो चीजें बताता हूं इसमें आपको, शरीर के अंग, ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को, ठीक है। ये आपको शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके हाथ, दैट इज योर 3rd हाउस, ठीक है। लेफ्ट 12th हाउस आपकी लेफ्ट आई है, यहाँ हल्का सा बता दिया, और ये आपकी राइट आई है। If these houses are having a malefic effects as well as on the planets also having a malefic effect, that gives you very negativity. मेरा फोन देना एक मिनट, मैं जरा ना, ये संस्कार बनते नहीं है लोगों के, मैंने इसलिए म्यूट नहीं किया कि भाई यार चलो क्लास चल रही है, समझदार हैं, समझदारी से चलना चाहिए, आपकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके बाद आता शरीर अंग के बाद हमारा भाव का जो चैप्टर आगे चलेगा, वो चलेगा निर्बल भाव, निर्बल एक, दूसरा बली भाव, ताकत किसकी है भाव में, बली भाव, निर्बल भाव। अब ये देखो, इस भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाता है, मीन जुपिटर बैठ जाता है, तो वो चुका हो गया क्या 4th हाउस में, तो इसका मतलब ये भाव बली है। अब मान लीजिए जुपिटर यहां बैठ जाता है, तो जुपिटर आपका डेबिलिटेड हो गया, नीच का हो गया, नीच का होने से भाव कमजोर हो गया, कमजोर का मतलब निर्बली हो गया, भाव कमजोर, निर्बली, तो भाव निर्बल हो गया। क्वेश्चन पूछना था, मैं बाद में, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अभी नहीं, बीच में एकाग्रता ना प्लीज भंग करें। लास्ट में मैं जो पूछेंगे मैं सब बता दूंगा, एक रिदम मेरा बना हुआ है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब ये 5वां घर है, सूर्य की राशि है यहाँ पर, और मान लीजिए शनि महाराज यहां से देख रहे हैं, सूर्य के शत्रु हैं शनि महाराज। जब शनि महाराज 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो 5th हाउस कमजोर हो जाएगा,
जब शत्रु ग्रह किसी भाव को देखेगा तो कमजोर हो जाएगा, सिंपल बात। नाउ कमिंग अप टू द प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट कितने हैं? 9 ग्रह हैं, नवग्रह हैं, सब कुछ है। लेकिन हम प्लैनेट्स को कहते क्या हैं? प्लैनेट हमारा कॉन्शियसनेस है। व्हाट इज प्लैनेट मीनिंग? ग्रह को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना। वो हमारी चेतना बताते हैं। भाव क्या होता है? भाव का अर्थ बताऊं आज आपको। भाव का अर्थ होता है भावना। वो आपकी ये जो हाउस है, ये आपकी भावना को दर्शाता है। राशि क्या होती है? राशि को बोलते हैं रस। भाव, रस, चेतना, तब जाके आएगा आनंद। बात समझ में आया? राशि को बोलते हैं रस, भाव और चेतना, तब जाके आप कुंडली पढ़ पाएंगे। इसके बिना अर्थहीन है। बड़े ध्यान से सीख लो अच्छे से। राशि का अर्थ होता है रस, भाव का अर्थ होता है भावना, और ग्रह का अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट। अब क्या होता है कि ग्रह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रह होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह होंगे, वायु तत्व के ग्रह होंगे, पृथ्वी तत्व के ग्रह होंगे, फिर आपके आकाश तत्व के ग्रह होंगे। आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से ग्रह की कैटेगरी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल सब आती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। फिर ग्रह उच्च के और नीच के होते हैं। देखो 1 मिनट में सिखा देता हूं आपको ग्रह, जिनको एबीसीडी भी आती है। सूर्य यहाँ उच्च का है, मेष राशि। मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च का। ठीक सामने वाली राशि में वो ग्रह नीच का हो जाएगा। क्या याद करना? कुछ नहीं याद करना। किसी भी ग्रह को कहीं भी लिख लो। मैंने जुपिटर यहां लिखा, ये उच्च का है। इसके ठीक सामने वाली राशि में ये नीच का हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ 5th हाउस में और 11th हाउस में कोई भी ग्रह नाइदर डेबिलिटेड नॉर एक्सॉल्टेड, ना तो नीच का होता है ना उच्च का होता है। 5th और 11th, भगवान ने इन 2 हाउसेस को एग्जम्प्ट कर रखा है। बात क्लियर हो गई? कुंडली में ग्रह जहां भी उच्च का बैठता है, ठीक सामने वाली राशि, मतलब that is 180 डिग्री, the straight line is called a 180 डिग्री as per the geometry. सिंपल, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमने इजी वे में सीखना है। 180 डिग्री है भैया, नीच का है, बात खत्म होगी। बाकी वो डेप्थ में तो मैं क्लास में कराऊंगा, यहाँ तो सिर्फ झलक देनी है। फिर क्या है? अब ये हमारा शत्रु ग्रह बैठा है या मित्र ग्रह बैठा है? ये सिंह राशि है। अगर मैं शनि जी को यहाँ बिठा दूं तो क्या हो गया? क्योंकि ये शत्रु ग्रह किसके घर में बैठा? सूर्य देव महाराज, यानी सिंह राशि में, लियो साइन में शत्रु ग्रह बैठ गए। बात क्लियर हो गई आराम से? अब आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं। किसी की भी कुंडली हो अभी चेक कर ले, कंफर्म कर दूं। मेष राशि होती है अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की मेष राशि हुई, यहाँ पे भी लिखता हूं, देखो आपको सिखाता हूं। देखो कैसे एक पॉइंट पढ़ते हैं। मेष राशि क्या हुई? अग्नि तत्व। ठीक है, अग्नि तत्व हुआ। यहीं से सीख जाओ, जिसकी भी कुंडली है कंफर्म कर दे यहीं क्लास में। अग्नि तत्व की राशि है। 1st हाउस अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का मंगल लगन में मेष राशि में बैठा है, वो बिना स्पाइसी खाने के जी नहीं सकता। स्पाइसी खाना खाना ही है उसने, क्योंकि 3 अग्नियां समा गई हैं। ये देखो, पहली अग्नि, दूसरी अग्नि, तीसरी अग्नि, यानी मिर्च मसाला उसे चाहिए ही चाहिए। लव टू ईट स्पाइसी फूड, नो डाउट, नथिंग इज टू बी टेकन आउट। तत्व का ज्ञान हुआ ना। वेद एक शब्द पे टिका है, तत्वमसि। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी टिकी है तत्वमसि पे। तत्व का ज्ञान हो गया, हमने व्याख्या कर दी, कहीं बुद्धि नहीं लगानी। ठीक है, कौन किसका मित्र है? सूर्य का मित्र जो है वो मंगल है, ये मित्र ग्रह है। पर सूर्य का शनि शत्रु ग्रह है, ये भी पढ़ेंगे हम। यानी क्या पढ़ेंगे? मित्र कौन है, शत्रु कौन है,
किस प्रकार से ग्रह मित्र शत्रु बनते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रह कारक तत्व कुंडली। बड़े ध्यान से सुनना, ग्रह कारक तत्व कुंडली, ये क्या होता है, बड़ा आसान है, एक ही क्लास में सब आ जाएगा। जब क्लास में आऊंगा तो मेरे को बहुत सारी टेक्निक लगा के समझाना है। जैसे सूर्य यहाँ बैठा है, चूंकि उच्च का है, सूर्य किसका कारक है कुंडली के अंदर, आत्मा का, सोल का, क्लियर, सोल का कारक है, ठीक है। अब आता है इस चीज पर कि सूर्य सोल का कारक है, कौन से ग्रह किस चीज के कारक हैं, वो चीजें समझनी जरूरी है। मैं सिर्फ हल्की हल्की सी चीज बता रहा हूँ, क्लास में तो मुझे तसल्ली बख्श समझाना है, जब तक आपको नहीं समझ में आता हम आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। ग्रह कारक तत्व तो हम कह रहे थे, बीच में लोग अपने आप को म्यूट करते नहीं है, अनम्यूट करके बात करते रहते हैं। भैया क्लास अटेंड कर रहे हो तो सीरियसली कर लो, वरना जयराम जी की तो है ही है। ग्रह कारक तत्व कुंडली, ठीक है। सूर्य किसका कारक होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ लगन में रखा, सूर्य आत्मा का, पिता का, हार्ट का, ये सारे कारक तत्व कराए जाएंगे, हड्डी का। किन किन चीजों के कारक है सूर्य देव, सरकारी नौकरी का, आपका गवर्नमेंट का, पूर्व दिशा का, क्लियर, पूर्व दिशा। तो कारक क्या है, कारक के बिना कुंडली अधूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा मार्गी ग्रह, नंबर 1, नंबर 2 आता है वक्री ग्रह, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पर अस्त ग्रह। चलो मैं इसी क्लास में वक्री ग्रह को समझाता हूं। वक्री ग्रह का मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना, सबके लिए बड़ी अच्छी चीज से सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, आप घर से 4 कदम निकले, ओहो आपको वहम हुआ, अरे मैंने ताला ठीक से लगाया नहीं लगाया, यू केम बैक एंड चेक द लॉक ऑफ योर मेन डोर। अब ये देखो, शनि यहाँ बैठे हैं, 30 अप्रैल को शनि यहाँ चले जाएंगे, फिर ठीक है यहाँ 1 जुलाई तक रहेंगे, फिर ये वापिस आ जाएंगे। जब कोई ग्रह वापिस आ जाता है, जाता और आता है, उसको वक्री कहते हैं। दूसरा वक्री, मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन एस्ट्रोलॉजी का एक झलक दिखाता हूं वक्री को समझने के लिए। वक्री मीन्स पिछले जन्म में आपने 12वीं की प्री बोर्ड की एग्जाम पास कर लिया था, किसका कर लिया था, प्री बोर्ड, ठीक है। और मेन एग्जाम से पहले आपकी मृत्यु हो गई एंड यू टेक रीबर्थ। अब ये एग्जाम तो आप पास कर चुके थे अब जब आपकी कुंडली में ग्रह वक्री आता है तो वो ज्यादा मेहनत मांगेगा। अब पूछो जी क्यों मांगेगा ज्यादा मेहनत, भैया जब आप प्री बोर्ड के बाद मेन एग्जाम की तैयारी करते हैं तब ज्यादा करते हैं कम करते हैं, ज्यादा करेंगे ना प्री बोर्ड के बाद मेन एग्जाम की। तो वही मेन एग्जाम है, पूर्व जन्म में आपने प्री बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली यू डाइड बिफोर द मेन एग्जाम। नाउ इन दिस बर्थ यू गॉट अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, और आपसे वो कह रहा है कि भैया मेहनत खुल के कर तब रिजल्ट मिलेगा। अस्त ग्रह क्या होता है, अस्त ग्रह को मैं कहता हूं जली हुई रोटी जो खाई नहीं जा सकती, बाकी क्लास में व्याख्या, जली हुई रोटी होता है अस्त ग्रह, क्लियर। अब आता है अगला, किन स्थानों पर ग्रह बली होंगे, किन स्थानों पर ग्रह आपके बली होंगे।
बली होंगे। कौन कौन सा ऐसा ये 12 भाव हैं, इनमें से किस स्थान पर ग्रह बली होगा? फॉर एग्जाम्पल गुरु यहाँ बली हो जाता है, बुध फर्स्ट हाउस में बली हो जाता है, उसके पास ताकत आ जाती है। बली का मतलब जैसे अब आप जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर, या तो आप अपने बेडरूम में हो या ड्राइंग रूम में हो, किचन में थोड़ी बैठ करके कर रहे हो, वो अनकंफर्ट जगह है। तो जो कंफर्ट जगह है, बली का मतलब क्या होगा? कंफर्ट। So where you feel comfort. So similarly, we can say Jupiter as well as the Mercury, both planet are feel comfort only in the ascendant, in the lagna itself. ठीक है? कौन से ग्रह अशुभ होते हैं? मंगल है जैसे सेकंड हाउस में अशुभ होता है। क्यों? ये 8th हाउस मृत्यु को देखता है, इसका यहाँ बैठना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता। इसी तरह आपको सब 9 ग्रह बताए और समझाए जाएंगे। फिर आपको सिखाया जाएगा पंच महापुरुष राजयोग, इसी कोर्स में सिखाए जाएंगे। राजयोग कौन कौन से होते हैं, किस किस ग्रह से होते हैं? पहला मंगल से रुचक, दूसरा बुध से भद्र राजयोग, ये सबसे उच्च कोटि के राजयोग होते हैं। भद्र में इधर आएगा रहा, मेरा एकाग्रता उस पर होती है ना। और बृहस्पति से आपका होता है हंस राजयोग। फिर आता है आपका शुक्र से मालव्य राजयोग। फिर आता है शनि महाराज से शश राजयोग। देखिए, अगर ये राजयोग आपकी लगन कुंडली और नमाज कुंडली में कम से कम 2 राजयोग हैं, नाउ यू कैन अपीयर IAS, IPS, IFS, यू कैन बिकम ए मंत्री टू। कम से कम ये पंचमा पुरुष राजयोग आपको यहां तक लेकर जाते हैं व्याख्या क्लास में। ठीक है, उसके बाद आता है आपके राजयोग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिकोण है ये। त्रिकोण को क्या बोलते हैं? त्रिकोण को बोलते हैं भगवती लक्ष्मी का स्थान, और केंद्र को बोलते हैं, ये केंद्र है भगवान विष्णु। फर्स्ट हाउस प्लस 4th हाउस इस क्रिएटर राजयोगा, क्रिएटर राजयोग, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी मिल गए, त्रिकोण और केंद्र का समागम होने से राजयोग बना। इस टाइप में जितने राजयोग हैं वो बताए जाएंगे। फिर आपको कुंडली में धन योग पढ़ाया जाएगा। धन योग कितने होते हैं? सेकंड हाउस आपका धन का होता है, 11वां घर लाभ का होता है। इन दोनों से, सेकंड से एंड 11th हाउस से बनने वाले राजयोग आपको पढ़ाए जाएंगे, सभी प्रकार के धन योग से जितने बनेंगे। फिर आपको ये सिखाया जाएगा नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग। जैसे मंगल यहाँ नीच का हो गया, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो राजयोग कैसे बनेगा? जैसे इसके साथ बृहस्पति बैठ गया, अब ये नीच भंग राजयोग हो गया। या इस राशि का लॉर्ड, लॉर्ड कौन है? कर्क राशि का चंद्रमा, अगर मंगल के साथ चंद्रमा बैठे फिर राजयोग हो गया। तो यहाँ 2 राजयोग बने मंगल और चंद्रमा से। कौन सा पहला राजयोग बना? नीच भंग। ठीक है, दूसरा कौन सा राजयोग बना? मंगल चंद्र किसी की भी कुंडली में इकट्ठे हो तो लक्ष्मी राजयोग होता है। जिंदगी में कितने भी अप एंड डाउन रहे, लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाती, वो देखना पड़ता है। बाकी मेलेफिक इफेक्ट्स कितना, जितना ज्यादा मंगल और चंद्रमा पर मेलेफिक इफेक्ट होगा, राजयोग उतना कमजोर होता चला जाएगा। भगवान ने तो दिया है, भगवान ने मेलेफिक इफेक्ट भी दे दिया। उसके बाद आता है आपको 12 लगन पढ़ाए जाएंगे। ये मेष लगन है इस समय, तो मेष लगन के ये ग्रह सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति ये कहलाते हैं योग कारक ग्रह। हर लगन के योग कारक ग्रह आपको समझाया जाएगा।
फिर कौन से ग्रह नेगेटिव हैं इस लगन के लिए? मेष लगन के लिए बुध एक नेगेटिव प्लेनेट है। बुध सबसे खराब, बुध रिजल्ट देगा। दूसरे नंबर पर शुक्र रिजल्ट खराब देगा, क्योंकि शुक्र 2 मारक भाव का स्वामी है, सेकंड एंड सेवंथ लॉर्ड। ये अशुभ रहेगा, तो योग कारक ग्रह पढ़ाया जाएगा, नेगेटिव ग्रह पढ़ाया जाएगा। फिर आपको आगे क्या पढ़ाया जाएगा? ये पूरे 12 लगन पढ़ाने हैं मैंने, एक लगन ही, पूरे 12 लगन। फिर आपको क्या सिखाया जाएगा? उसके बाद मंगल का दोष क्या है, मांगलिक हूं या नहीं हूं, इसी कोर्स में करा देता हूं। मांगलिक, बात समझ रहे हैं? लगन में मंगल बैठा है, मांगलिक हो गया। अष्टम में बैठा है, मांगलिक हो गया। 12वें में बैठा है, मांगलिक हो गया। यहाँ बैठा है, मांगलिक हो गया। यहाँ बैठा है, मांगलिक हो गया। बहुत से लोग यहाँ पे भी लेते हैं, मांगलिक हो गया। है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अगर मंगल के साथ बृहस्पति बैठ जाए या बृहस्पति देख ले मंगल को, तो मांगलिक दोष कट जाता है। बात खत्म। एक तो बता ही दूं ना आपको, अगर बृहस्पति मंगल के साथ बैठ जाए या मंगल को देख ले तो दोष कट जाएगा। फिर क्या सिखाया जाएगा आपको? ग्रह की दृष्टि सिखाई जाएगी। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, बृहस्पति की दृष्टि एक 5वीं होती है, एक 9वीं होती है, एक 7वीं होती है। बृहस्पति की क्या दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है। मान लो सूर्य यहाँ बैठ गया, तो उसकी 180 डिग्री की दृष्टि होगी, वो एक ही हाउस को देखेगा, डेट विल बी अ सेकंड हाउस। ठीक है, सभी ग्रहों की दृष्टियों की जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, फिर आपको शनि महाराज जी की 3 चीजें सिखाई जाएंगी। शनि की ढैया नंबर 1, नंबर 2 शनि महाराज जी की 7.5, नंबर 3 आपको क्या सिखाया जाएगा? उद्रस्त 7.5। ये 3 प्रकार की साथी आपको सिखाई जाएंगी। एक ढैया सिखाई जाएगी, दूसरी 7.5, तीसरी उद्रस्त 7.5। ये तीनों बताया जाएगा। उसके बाद क्या सिखाया जाएगा? उसके बाद सिखाया जाएगा आपको तिथि। तिथि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तिथि भी मैंने ले लिया। रिक्ता तिथि, फिर आएगी आपकी पूर्णा तिथि, फिर आएगी आपकी भद्रा तिथि, फिर आएगी आप पे जया तिथि, फिर आएगी 5वें नंबर पे नंदा तिथि। तो इन तिथियों को करना क्या है, क्या शुभ है, क्या शुभ है हमारे जीवन में, ये हमारा डेली रूटीन है। तो जब तक हम इसे नहीं सीखेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। ये मैंने ऐड किया था इसमें। फिर आपको ये सिखाया जाएगा मृत्यु विचार, एक बेसिक बताया जाएगा, उससे कोई निर्णय नहीं होता। एक नॉर्मल जो एक एवरेज जिसे कहा जाता है कि एक झलक हमें पता लग सके मृत्यु विचार में, वो पढ़ाया जाएगा अच्छे से, धक्का मार नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर सबसे लास्ट क्लास जो होगी हमारी, लास्ट क्लास में भगवान श्री राम जी की कुंडली, श्री लगाना भूल गया, श्री राम जी की कुंडली से आपको ग्रह रीड कैसे करते हैं पढ़ने सिखाए जाएंगे, अर्थात कुंडली पढ़ना। क्लियर? अब आते हैं असली मेन पॉइंट पर। अब आप पूछिए किसने क्या क्वेश्चन पूछना, जो पूछ रहे थे। अब आप बोलिए, क्योंकि मेन डिस्कशन में जो इसमें नहीं समझ में आया या मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ बोलिए, कोई सर बोल रहे आपने थे शायद। जी हाँ जी बोले, सर कोई बोल। आपने बोला था बृहस्पति जब नीच राशि में चले जाएंगे तो वो भाव निर्बल हो गया। हाँ, सर अगर भावेश बली है तो फिर भाव निर्बल अरे क्या क्लास का विषय बृहस्पति? मत पूछो यहाँ बाबा, ये अच्छा क्लास का विषय है, यहाँ थोड़ी मैं बताऊंगा। यहाँ किस लिए डिस्क्लोज कर दूंगा? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखानी थी, वो मैंने बता दी। एक रूल, ऐसे 15 रूल है मेरे पास, वो सारे सिखाऊंगा ना क्लास में। जी ठीक। वो तो सारे सिखाऊंगा क्लास में, यहाँ कैसे सिखा दूंगा?
और किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिए। अनम्यूट कर लो लविता अपने आप को। सर मेरे अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, नहीं तो वो, शायद यही एक कारण हो सकता है अकल्ट में आने का। हाँ, केतु ऑकल्ट साइंस का कारक ग्रह एज पर द नाड़ी, एज पर द वैदिक। क्लियर है दोनों। तो सर अगर अष्टम भाव में केतु है तो वो अकल्ट स्पेशलाइजेशन देगा, डेप्थ देगा। ठीक है, वो डेप्थ दे देगा। बिन हरि कृपा नहीं मिले हैं संता। ठीक है, भगवत कृपा होगी तो कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा। केतु जो होते हैं वो उन्होंने अमृत पान किया हुआ है। ठीक है, राहु केतु ने। हाँ, तो राहु इस केतु वजह से आपको जो है वो थोड़ा देर से देते हैं फल। ठीक है, आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आया वो बताएं आज। नहीं सर, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स ही था हर चीज का, लेकिन सारा डिटेल में। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि सब लोग पढ़ाते तो हैं, भाव भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे प्रिडिक्शन निकालनी कोई नहीं बताता, और यही एक मेन कारण रहता है कि हम लोग कुंडली को पढ़ नहीं वो पाते। ऐसा है, मेरी बात सुनो। वो पता क्या लफड़ा है, वो सब लोगों को ज्ञान है, मुझे आपको ठगना है, मैं ठग लेता हूँ। 40,000 रुपए का कोर्स है जी, आपको प्रोडिक्शन करना सिखा देंगे, ऐसे कभी नहीं आएंगे। पहले आप बेसिक समझिए, देन कम टू द माई नेक्स्ट कोर्स। वो अब मेरा मंडे को लॉन्च होगा, नमांशा D9। लगन कुंडली आपका शरीर है, शरीर पढ़ना तो सीख लो, पढ़ना सीख लिया। अब उसके बाद आत्मा को पढ़ना है, डेट इज योर नमांशा। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, दशमांशा D10 चार्ट, यानी आपका कर्म क्षेत्र। वो पढ़ना आना चाहिए कि मैं धक्के खाने का योग है कि आराम से मेरी लाइफ चली। फिर उसके बाद आता है D2 होरा, अर्थात धन से संबंधित। कितना धन है मेरे पास, कोई दिक्कत है धन प्राप्ति में, ये मेरा दूसरे लेवल पर आता है। तीसरे लेवल पर क्या आता है, दशा। बहुत बहुतों को मैंने पूछा भैया बताओ दशा कैसे देखते हैं, कैसे रीड करते हैं। आराम से समझाता हूं। महादशा किस भाव का फल देगा, अंतर दशानाथ किस भाव का फल देगा, प्रत्यंतर दशानाथ किस भाव का फल देगा। दिस इज कॉल्ड दशा का चैप्टर होता है। फिर मैं नक्षत्र कराता हूं, नक्षत्र कराता हूं। नक्षत्र के अंदर जैसे एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज बोर्न इन ए कृत्तिका नक्षत्र, व्हाट डज इट मीन द कृत्तिका नक्षत्र, कैंची सीजर। आप अगर 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो भगवान 80 रुपए काट लेगा भैया। ये मैं बता रहा हूँ, कृत्तिका नक्षत्र में आपका जन्म है। ज्यादा रोने की और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सो जो नक्षत्र एक्सप्लेन किए गए हैं वो 8, 10, ये 12 नक्षत्र में डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ट्रांजिट समझाता हूँ, गोचर में ग्रह कब आके फल देगा। फिर मैं सिखाता हूँ डिग्री, इसी कोर्स में डिग्री, समझ रहे हो। उसके बाद फिर अष्टावर्ग डिफरेंट कोर्सेज आ जाती। ये 3 मेरे बेसिक फंडामेंटल है। अब आप मुझे बताओ 21 रूम में 50 चीजें कराएगा कोई, 7.5 भी सिखा देगा, मांगलिक दोष भी सिखा देगा, राजयोग भी सिखा देगा, संभव ही नहीं है। पर मैं आराम से तसल्ली से कराता हूं, आप समझिए, जल्दबाजी नहीं। किसी का कोई और क्वेश्चन है, नहीं तो वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन द क्लास। ठीक है, चलिए, हैव ए गुड नाइट। हाँ बोलिए आप भानु वर्मा जी। सर राजयोग कैसे पता चलता है? वही तो सिखाना क्लास में मेरे भगवान, एक झलक तो सिखाई थी ना। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, विष्णु लक्ष्मी से राजयोग बनते हैं, धन से राजयोग बनते हैं। फिर एक मंगल और चंद्रमा का मैंने लक्ष्मी राजयोग भी तो अभी बताया, अभी तो बताया आपको लक्ष्मी राजयोग। नहीं, बृहस्पति का जैसे कोई था 6, 9, 12 उससे बनता है। नहीं नहीं, ऐसे 3, कुछ 6, नहीं 9, होता। 12 ये तीर तुक्के वाला काम नहीं होता, क्योंकि जब आप ये तीर तुक्के लगाते हैं ना, 6, 9, 6 तो वैसे भी खराब भाव है। ठीक है, गड्ढे होते हैं, अशुभ भाव होते हैं 6, 8, 12। ओके, ठीक है ना, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं कोर्स को मॉडिफाई कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं वो 6, 8, 12 से बने हैं। जितनी यूट्यूब और फेसबुक पे कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, वो गलत है, वो है ही नहीं है मोदी जी की कुंडली। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ना उन्हीं के पास होगी असली, मेरे पास भी है। तो ऐसी नहीं है, वो 6, 8, 12 का राजयोग है, विपरीत राजयोग बोलते हैं उसको, बहुत जबरदस्त है। सो आई विल टीच यू दैट टेक्निक। पहले बेसिक तो आए हमें। छठा घर हमें रोग ऋण शत्रु पता है, लेकिन जब मेरी क्लास में आप आएंगे, मैंने पिछली बार बड़ा अच्छे तरीके से सिखाया था। फर्स्ट हाउस आप पैदा हुए, सेकंड हाउस
आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, जब आप पैदा हो गए तो हो सकता है आपके घर में छोटा भाई बहन आया हो। थर्ड हाउस योर सिबलिंग, फोर्थ हाउस मम्मा आपको प्यार करती है, फिफ्थ हाउस आपने मंत्र पूजा भगवान को प्रणाम करना सीखा, छठा घर आप बड़े हुए, पांचवा घर बीए तक की एजुकेशन ग्रेजुएशन है आपका पांचवा हाउस, ठीक है। छठा घर नौकरी के लिए धक्के खाए, सातवां घर माँ बाप ने लड़की ढूंढी शादी के लिए, आठवां घर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, नाइन्थ हाउस इज योर लक हाउस, टेंथ हाउस वेयर इज योर कर्मास, 11th हाउस व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कर्मा, क्या गेन है, 12th हाउस आपने कुछ कमाया तो खर्चों को भी तो सही, सिर्फ एक झलक में बता दिया एक सांस में, लेकिन इसको एलेबोरेट में डीपली करता हूं ताकि आपको जिंदगी भर भूले नहीं। मैंने जन्म लिया, वहां से चलो ना, लगन, यू बॉर्न, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मेरी कल की क्लास में कुछ महान दिव्य आत्माएं थी, अपना ऐड वगैरह डाल के, मूर्खों के काम कोई नहीं करे, मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। So good night to all of you, whosoever interested kindly enroll themselves. Tomorrow we are going to start the class sharp at 8:30. If anyone having a doubt may ask the question related with the tomorrow class, ठीक है। 8:30 बेसिक का कोर्स है सर और 9:30 से हमारा मैरिज वाला है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मैरी 9:30। थैंक यू, हैव ए गुड डे।